नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। जिस प्रकार से परमाणु हथियारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1960 के दशक में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर शुरू हुए थे और 1970 में ये परमाणु अप्रसार संधि पूरी तरह से लागू हुई थी, क्या उसी प्रकार से जीवाश्म ईंधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल कारगर साबित हो सकती है? आज इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होने वाली है। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल की पृष्ठभूमि क्या है। ये अपने आप में एक पहल को अभिव्यक्त करती है, तो उसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये संधि वस्तुतः क्या है, इसका स्तंभ क्या है। इसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, तो इन महत्वपूर्ण स्तंभों को जानने की कोशिश करेंगे और क्या भविष्य में भारत भी इस प्रकार की संधि का हिस्सा हो सकता है? क्या भारत भी इस पहल का हिस्सा हो सकता है? इसको भी जानने की कोशिश करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके पर्यावरण संबंधी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक अति विशिष्ट सूचना है और वो सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी। और कहां पर होंगी? नोएडा सेक्टर 15 में होंगी। हमारा पता क्या होगा? हमारा पता होगा C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश। ये कहां पर पड़ेगा? नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास ये जगह स्थित होगी। आप 9311406440 पर भी कॉल कर सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप एक फॉर्म भर सकते हैं और अधिक जानकारी इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमारे नोएडा में भी 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, इनके बारे में भी सूचना आपको जरूर लेनी चाहिए। हिंदी माध्यम का आईएचईएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का भी नोएडा में आईएचईएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 6 बजे। इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी लखनऊ स्थित शाखा में भी हिंदी माध्यम का आईएचईएस फाउंडेशन कोर्स दिनांक 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। और जयपुर शाखा में हिंदी माध्यम का आईएचएस फाउंडेशन कोर्स 27 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11 बजे। इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन लेकर, इन बैच में एडमिशन लेकर के अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, 8750187501, और इन बैचेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनमें एडमिशन लेकर के सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ये खबर, जिसको हम जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि कह रहे हैं, ये लगातार चर्चा में क्यों है? चर्चा में होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP29 की बैठक अजरबैजान के बाकू शहर में लगातार चल रही है और इसके कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन में कटौती करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जीवाश्म ईंधन में कटौती करने के मुद्दे के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल लगातार चर्चा में है, जिसकी आधिकारिक तौर पर शुरुआत 2019 में हुई थी। लेकिन वर्तमान में कई सरकारों और नागरिक संगठनों को इस पहल का लगातार समर्थन मिल रहा है और इन नागरिक जो संगठन हैं और जो सरकारें हैं, वो लगातार जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसके कारण ये विचार लगातार प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। इसको अब हम जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि को अब हम NPT के नाम से संबोधित करेंगे। इसका जो विचार है, ये पेरिस समझौता जो कि दिसंबर 2015 में हमारे सामने आता है, तो उसी दौरान लगभग अस्तित्व में आया था, यानी दिसंबर 2015-2016 के दौरान ही
ये पूरा जो विचार है, यानी FFNPT का विचार अस्तित्व में आया था और आधिकारिक तौर पर इस पहल को FFNPT इनिशिएटिव को वर्ष 2019 में लॉन्च भी कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में इसको लगातार अलग-अलग देशों की सरकारों और नागरिक संगठनों का लगातार समर्थन मिल रहा है और इसलिए चर्चा में है। बाकू में जो COP29 की बैठक चल रही है, उसमें ये घोषणा की गई है कि इस वर्ष 10 और देश FFNPT की चर्चा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रशांत क्षेत्र के 13 छोटे द्वीपीय विकासशील देश जैसे वानुआतू, तुवालू, टोंगा, फिजी और सोलोमन द्वीप समूह द्वारा भी इस संगठन का या इस पहल का समर्थन किया गया है और इस पहल का समर्थन करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस प्रकार के जो द्वीपीय देश हैं वो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, जबकि इनका जलवायु परिवर्तन संकट को जन्म देने में जो योगदान है वो बेहद नगण्य है। इसके अलावा कोलंबिया जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कोयला उत्पादक और निर्यातकों में से एक है, उसने भी COP28 की बैठक जो कि वर्ष 2023 में दुबई में संपन्न हुई थी, उस दौरान यानी दिसंबर 2023 में FFNPT का समर्थन किया था। COP29 के शुरू होने के 3 दिन बाद ही 17 COP29 की बैठक जो कि अज़रबैजान के बैकू शहर में हो रही है, ये कब से शुरू हुई है? ये 11 नवंबर 2024 से शुरू हुई है और कब तक चलेगी? 21 नवंबर 2024 तक चलेगी। तो इस बैठक के शुरू होने के 3 दिन बाद ही 70 सतत बैंकों के एक नेटवर्क जिसको हम ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भी इसके यानी इस संगठन के इस अलायंस के भी 25 सदस्य FFNPT का लगातार समर्थन कर रहे हैं और इतने बड़े स्तर पर समर्थन होने के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसलिए हम ये जो पूरा जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि है, इसकी पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हाल ही में बाकू शहर में जो COP29 की बैठक चल रही है, उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल के जो अध्यक्ष और संस्थापक हैं, उनके लिए जो हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी ग्रह है, उसके लिए नवीनतम खतरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं और वे तथ्य क्या है? वो तथ्य ये है कि 2000 COP29 में जारी वैज्ञानिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन 2015 की तुलना में लगभग 8% अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा वर्ष 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने वाला है। इस तरह की भी वैज्ञानिक रिपोर्ट हमारे सामने है। इसके अलावा प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश वर्ष 2030 तक उस सीमा से 110% से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो औसत वैश्विक औसत सतही वार्षिक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए संगत होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर हम वैश्विक औसत सतही तापमान वृद्धि को, जो वैश्विक औसत वार्षिक सतही तापमान वृद्धि है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना चाहते हैं, तो हमें जितना जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करना है, उसका 110% अधिक जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है अलग-अलग देशों द्वारा। यही जानकारी यानी प्रमुख जो जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश हैं, वो वर्ष 2023 तक उस सीमा से 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना रही है, जो इस लक्ष्य को हासिल करने के अनुरूप है, उसके संगत है। इसका मतलब ये हुआ। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जलवायु आपदा से बचने के लिए सरकारों को जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला, गैस और तेल उत्पादन आता है, उसमें कमी लानी चाहिए, महत्वपूर्ण रूप से कमी लानी चाहिए। यानी जो भी हमारे तेल, कोयला, क्रूड ऑयल और गैस और कोयला उत्पादन है, उसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसेस का बड़े स्तर पर उत्सर्जन होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है और जिसने अंततः जलवायु परिवर्तन संकट को हमारे सामने उपस्थित किया है। और इस संदर्भ में जीवाश्म ईंधन में कटौती करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन में कटौती करके आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम जो ये जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। जो इसका प्रस्ताव है, इस पहल का प्रस्ताव है, वो ये कहता है कि राष्ट्रों के लिए जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण यानी जीवाश्म ईंधन एक्सट्रैक्शन को समाप्त करना
मौजूदा उत्पादन को बंद करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर न्यायोचित परिवर्तन यानी जस्ट ट्रांजिशन का प्रबंधन करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए कि वो जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण को समाप्त करें, एक्सट्रैक्शन को बंद समाप्त करें। जो कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं या गैस का इस्तेमाल करते हैं या तेल क्रूड ऑयल का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन को बंद किया जाना चाहिए, मौजूदा उत्पादन को बंद किया जाना चाहिए और अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाना चाहिए। और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जब बढ़े तो ये जो ट्रांजिशन हो, ये जो संक्रमण हो, ये जस्ट प्रकार का होना चाहिए। यानी जिन देशों पर नकारात्मक प्रभाव इसके कारण ज्यादा पड़ने की संभावना है, उनको विकसित देशों द्वारा मदद उपलब्ध कराई जाना ही चाहिए। और इसी के कारण ये जो पूरी पहल है जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि की, ये 3 स्तंभों पर काम करती है। इसके 3 स्तंभ कौन-कौन से हैं? पहला है नॉन प्रोलिफरेशन यानी अप्रसार पहला स्तंभ इसका स्तंभ है। दूसरा इसका स्तंभ है एक निष्पक्ष चरणबद्ध समाप्ति, चरण में समाप्ति करना जीवाश्म ईंधनों की। और तीसरा है न्यायसंगत संक्रमण, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जो संक्रमण होगा वो जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। इसके अंतर्गत अगर इन शब्दों के ठीक से मतलब समझे तो वो मतलब क्या होंगे? अप्रसार का मतलब है कोयला, तेल और गैस उत्पादन के विस्तार को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोग मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक निष्पक्ष चरणबद्ध तरीके से समाप्ति किसकी होनी चाहिए? इसमें शामिल होगा मौजूदा जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बंद करने की एक न्याय संगत योजना इसके अंतर्गत शामिल होगी। इसी प्रकार से जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि जो जीवाश्म ईंधन से दूर नवीकरणीय ऊर्जा और आर्थिक विविधीकरण यानी अपनी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से विस्तार करना जो किसी एक चीज पर ही, ऊर्जा के एक स्रोत पर ही निर्भर न रहे, और उसके माध्यम से आर्थिक विविधीकरण को आगे बढ़ाना और इसको तेजी से अपनाने का आह्वान इसके अंतर्गत किया गया है। और जस्ट ट्रांजिशन का ये भी मतलब है कि जिन समूहों पर, जिन श्रमिकों पर, जिन देशों पर इसके अंतर्गत नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनको विकसित देशों द्वारा मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर वो जीवाश्म ईंधन के बड़े इस्तेमाल के कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अंतर्गत सबसे उच्च स्तर पर रहे हैं, जिस चीज ने ग्लोबल वार्मिंग और अंततः जलवायु परिवर्तन संकट को जन्म दिया है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के संक्रमण को, अगर वित्त की आवश्यकता पड़ती है, फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो विकसित देश उस फंडिंग को उपलब्ध कराएं। और यही कारण है कि कोप 29 की बैठक जो बाकू शहर में चल रही है, उसमें एक पर्याप्त वित्त मैकेनिज्म, एक फाइनेंस मैकेनिज्म को खड़ा करना, एक वित्त तंत्र को खड़ा करना सबसे प्रमुख चुनौती और सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। वर्ष 2016 में इसकी पूरी संकल्पना हमारे सामने आ जाती है। वर्ष 2015-16 में पेरिस बैठक से ही बातचीत इसकी शुरू हो गई थी और वर्ष 2019 में इस पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन ये भी वित्तीय संकट से जूझ रही है, यानी इसके जो लक्ष्य है उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करना है और उसमें वित्त का मुद्दा किस प्रकार से शामिल होगा। क्योंकि अगर इस तरह से जीवाश्म ईंधनों में कटौती करनी है तो बहुत से विकासशील देशों और कम विकसित देशों और खासतौर से द्वीपीय देशों को अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों में बड़े स्तर पर परिवर्तन करने होंगे, जिन परिवर्तनों के लिए बड़े स्तर पर फंडिंग की जरूरत होगी। तो फंडिंग का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जीवाश्म ईंधनों को कम करने के अंतर्गत, उनके इस्तेमाल को कम करने के अंतर्गत भी। भारत का इस पूरे चीज में या पूरा जो जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि है उसमें भारत का क्या पक्ष है, भारत का क्या स्थान है? भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भारत को इस पहल के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश की जाए। अभी तक भारत के साथ व्यापक रूप से बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि शुरुआती जो फोकस है वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के छोटे देशों पर, विशेष तौर से द्वीपीय देशों के अंतर्गत रहा है, क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन के सबसे ज्यादा प्रभावों को भुगत रहे हैं। भविष्य में भारत और इंडोनेशिया जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर देशों को इस पहल में शामिल करने का आह्वान किया जा सकता है, शामिल करने की पहल हो सकती है। और क्योंकि ये पूरी जो पहल है ये न्याय और समानता की सिद्धांत पर टिकी हुई है और इसलिए भारत भी इसी तरह के सिद्धांत का समर्थन करता है, तो भविष्य में भारत इस पहल का हिस्सा बन सकता है। इस बात के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख दिया जाना चाहिए और वो ये है कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का ये अनुमान है कि वर्ष 2024 में भारत का जो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन है वो 4.6% बढ़ेगा। तो जीवाश्म ईंधन में कटौती करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत ये पहल भी विशिष्ट भूमिका भविष्य में निभा सकती है।
और भविष्य में ये पहल किस प्रकार से आकार देती है, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करती है, ये भविष्य के गर्त में होगा, भविष्य में ही देखा जाएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? FFNPT पहल यानी फोसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पहल को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2019 या वर्ष 2021? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।